अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ड्रम सीडर द्वारा धान की खेती पर जानकारी, भिंडी की फसल में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य, किसान भाइयों, जैसा कि इस वर्ष मौसम विभाग का अनुमान है कि वर्षा सामान्य से कम रहेगी। ऐसे में अगर आप धान की खेती करना चाहते हैं तो आपको धान की कम पानी में उगाने वाली किस्मों के साथ साथ इसकी खेती के करने के तरीकों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और इसके लिए आज के समय में धान की सीधी बुआई ड्रम सीडर से करके कम पानी और कम लागत में अधिक लाभ लिया जा सकता है। तो कैसे करें इस विधि द्वारा धान खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि अधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी। धान की सीधी बुआई किसान परंपरागत रूप से पहले से करते आ रहे हैं, जिसमें वो छिटकुआ विधि से बुआई करते थे। तो ड्रम सीडर एक ऐसी तकनीकी के रूप में विकसित हुआ है जिससे किसानों को जो लागत बढ़ती जा रही थी वो लागत कम होती है। किसान इसमें अंकुरण बीजों का पहले की तरह जैसे रोपा के लिए करते थे वैसे करते हैं, और फिर अंकुरण हो जाने के बाद सीधे खेत को तैयार करके पलेवा करके और उसकी ड्रम सीडर के द्वारा सीधी बुआई कर देते हैं। इसमें मजदूरी काफ़ी कम हो जाती है, मजदूरों की काफ़ी बचत होती है। किसान भाइयों, जहां तक मजदूरी की बात है तो 1 हेक्टेयर रुपए हेतु 50 मजदूर लगते हैं, जबकि इस यंत्र से बुआई करने पर 2 मजदूर यंत्र को चलाते हैं और 1 हेक्टेयर पर 5 मजदूर का खर्च आता है। अतः परंपरागत की तुलना में 45 मजदूरों की मजदूरी में बचत होती है। इस यंत्र के द्वारा दूसरी बचत बीज की होती है, जहां पर परंपरागत में 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रोपाई हेतु डाला जाता है, वहीं ड्रम सीडर में 1 हेक्टेयर हेतु 25 से 30 किलोग्राम बीज लगता है। इतना ही नहीं किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु नर्सरी तैयारी पर लगभग 3000 रुपए का खर्च पड़ता है, जो कि इस यंत्र के द्वारा बुआई करने पर पूरा बच जाता है। और इसमें आपको यह भी ध्यान देना होगा कि खेत की तैयारी जिस तरह रोपाई वाली पद्धति में की जाती है वैसे ही करके बुआई के समय पानी भरा नहीं जाता खेत में, बल्कि केवल कीचड़ रहना चाहिए। किसान फर्टिलाइज़र जिस सामान्य रूप में जिस तरह अन्य प्रजातियों को देते हैं उसी तरह दें। इसमें बीज 1 हेक्टेयर में लगभग 25 से 30 किलो बीज लगता है। किसान भाई बीजों के भिगोने से पहले उनका बीज शोधन थीरम या कार्बनडाजिम से कर लें। किसान धान के बीजों को 12 घंटे भिगो लेते हैं। भिगोने के पश्चात 18 से 24 घंटे तक उसको नम स्थान पर रख करके अंकुरण कराया जाता है। ये किसानों को ध्यान देना चाहिए कि अंकुरण आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। ड्रम सीडर जिस तरह आप देख रहे हैं, इसमें ये फाइबर प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका वजन लगभग 6 किलो के आसपास है। इसमें 2 पहिए हैं, एक धुरा है जिस पर 4 ड्रम लगे हुए हैं। इन ड्रमों में 5 किलो, प्रत्येक ड्रम में 5 किलो धान का बीज डाला जा सकता है, लेकिन
बुआई के समय खेत में जब ले जाते हैं तो इसमें लगभग 3 से 3.5 किलो बीज, अंकुरित बीज इसमें रखेंगे। और जबकि ड्रम सीडर से बुआई में एक किसान लगभग 2 से ढाई घंटे में 1 एकड़ खेत की बुआई, सीधी बुआई ड्रम सीडर पद्धति के द्वारा कर सकता है। इस ड्रम सीडर यंत्र द्वारा धान की सीधी बुआई की जाएगी, जिसमें 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी नियत हो जाएगी। दूसरी इसमें सावधानी ये रखने की ज़रूरत है कि बुआई के 2-3 दिन तक बहुत तेज़ बारिश भी ना हो, क्योंकि बीज सतह पर गिरते हैं और अगर बहुत ज़्यादा खेत में पानी भर जाएगा तो वो का प्लेसमेंट बिगड़ सकता है। इस विधि में चूँकि धान की सीधी बुआई हो रही है, पौधे बाद में जर्मिनेट होते हैं और उनके साथ ही साथ खरपतवार भी आ जाते हैं, इसलिए बुआई के 20 से 22 दिन बाद किसान भाई दवा है खरपतवारनाशी, उसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में करके इसका निदान कर सकते हैं। इससे 20-22 दिन बाद स्प्रे कर दें तो सारे खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। बुआई के समय खेत में पानी नहीं भरा होगा, सिर्फ कीचड़ होगा, इसलिए बुआई के समय आधी मात्रा का, रोपाई से लगभग आधी की मात्रा पानी की कम लगती है। लेकिन उसके बाद जब फसल खड़ी हो जाती है खेत में, उस समय जिस तरह सामान्य रूप से रोपाई में पानी का प्रयोग होता है वैसे ही इसमें भी प्रयोग होगा। प्रदर्शनों में हमने जो रिजल्ट देखे थे, धान की 100 दिनों में तैयार होने वाली प्रजाति में उत्पादन लगभग 9.5 कुंटल प्रति बीघा, यानी करीब 90 से 95 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हुआ था। और इसकी कीमत 5500 रुपया प्रति ड्रम सीडर है, जिस पर आत्मा योजना के द्वारा इसमें हमने 1000 अनुदान का भी प्रस्ताव किया है। किसानों को ड्रम सीडर लेने पर 1000 रुपये का अनुदान आत्मा योजना से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ड्रम सीडर से उत्पादन में कम से कम परंपरागत रोपाई की विधि से 1.25 गुना से लेकर 1.5 गुना तक वृद्धि देखी गई है। जायद में लगाई गई भिंडी की फसल में इन दिनों फूल और फल आ रहे हैं और इस अवस्था में फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे कि उर्वरक प्रबंधन, पौध सुरक्षा इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आप कैसे और कब अपनाएंगे इन प्रबंधन कार्यों को, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं और माझी जिला रांची के प्रगतिशील कृषक राजेश्वर महतो। मैं 1 एकड़ में भिंडी का खेती कर रहा हूँ। भिंडी का खेती करने के पहले मैं बेसल डोज में यहाँ 1 एकड़ में 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो यूरिया और 50 किलो पोटास दे के ये भिंडी लगाए हैं। ये 30 मई को भिंडी लगा है, आज 1.5 महीना लगभग हो गया है। भिंडी का जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 इंची है और पौधा से पौधा 8 इंची की दूरी पर हमने लगाया है। और ये भिंडी में जो खरपतवार है उसको हम हमेशा 20 दिन में निकालते रहते हैं। खरपतवार निकालना ज़रूरी है। अगर खरपतवार नहीं निकालते हैं तो जो भी हम खाद डालते हैं वो लगभग 60 से 70% जो है वो खरपतवार ही ले लेता है, पौधा नहीं ले पाता है। इसमें खरपतवार नियंत्रण करके चाल के इसमें मिट्टी चढ़ाने के वक्त जो है यूरिया और पोटास मिला के डाले हैं। और अभी हर 20 दिन में जो है इसमें यूरिया और पोटास देते रहते हैं। और इसको कीड़ा से प्रकोप, इसमें ज़्यादातर रस चूस कीड़ा ही लगता है। इसमें दवा आता है कन्फिडोर, जो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से देते हैं। उसके साथ अब इसमें जो है अभी फास्फोरस का मात्रा बढ़ा देंगे, चूँकि ये फल का अवस्था आ रहा है, इसलिए 0.01261 करके आता है खाद, उसको प्रति लीटर जो है 20 ग्राम के हिसाब से उस दवा में मिला के स्प्रे करते हैं। साथ साथ इसमें जो है हम प्रति 20 लीटर में 1 लीटर गाय का पेशाब भी मिलाते हैं, जिससे इसको नाइट्रोजन हमेशा मिलते रहता है। और ये आज जो देख रहे हैं ये भिंडी मेरा इसी दवा के बल पर भिंडी है। खाद दवा जो है हमेशा देते रहते हैं। और ये भिंडी जो है 55 से 60 दिन के अंदर तोड़ाई शुरू हो जाता है बाजार में। ये 55 दिन में बाजार चला जाता है। यदि फसल पर किसी प्रकार के रोग कीटों का प्रकोप हो गया हो तो 20 से लेकर 50% तक उपज प्रभावित हो सकती है। तो सर्वप्रथम बात करें रोगों की, तो पीत छिरा रोग भिंडी का एक मुख्य रोग है।
इसमें पत्तियों की शिराएं पीली पड़ जाती हैं। क्योंकि इस रोग का प्रभाव प्राय वर्षा ऋतु वाली भिंडी की फसल में अधिक देखा जाता है, फिर भी इसका प्रकोप इस समय कहीं कहीं देखा जा सकता है। किसान भाइयों, चूँकि इस रोग का प्रभाव हो जाने पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपनी फसल में निरीक्षण करके देख लें कि कहीं भिंडी की पत्तियों पर ऐसे रोग के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि दिखाई दे तो तुरंत पूरे पौधे को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें या जला दें, क्योंकि इस रोग का प्रसारण सफेद मक्खी द्वारा होता है। इसलिए यदि इस कीट का प्रकोप फसल पर नहीं होगा तो पीतशिरा मोज़ेक रोग के आने की संभावना काफी कम रहेगी। इसलिए अपनी फसल को पहले तो खरपतवार मुक्त रखें और इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे सफेद मक्खी का नियंत्रण हो सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट तना एवं फल छेदक कीट के प्रबंधन की। तो आइए पहले जानते हैं कि यह फसल को क्षति किस प्रकार से पहुंचाता है। यह कीट पहले नई शाखाओं को प्रभावित करता है, उसके बाद फल में प्रवेश करके फल को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित फल टेढ़ा दिखाई देता है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग नहीं रहती है। इसलिए किसान भाइयों, इस कीट का नियंत्रण उचित समय पर नितांत आवश्यक है। यदि जैविक नियंत्रण की बात करें तो फल लगते समय अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा 50,000 प्रति हेक्टेयर को साप्ताहिक अंतराल पर छोड़ने से फल भेदक कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि ट्राइकोग्रामा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो 30 ग्राम नीमगिरी के चूर्ण का प्रति लीटर पानी के घोल में छिड़काव करके भी इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल में इस कीट का यदि प्रकोप अधिक देखा जा रहा है तो ऐसी दशा में रसायन के रूप में 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से क्यूनॉल फास का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस कीट के क्षति से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार भिंडी की फसल में लगने वाले इन प्रमुख रोग एवं कीटों का नियंत्रण करके जायद में अपनी फसल से आशातीत उपज प्राप्त कर लेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मूंगफली की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक, अपनी मिट्टी के रंग इन फनकारों के संग कोच के कमरिया में अचारिया है गोरिया चले मचारा मचार हर गईले निम्मा हो लड़ गईली डलिया से नाइले। और भैया का उहबरा ऐसे ही तान मारत रहनी रहुआ। हनीमून देहरादून में हो हमार बलमू काहे सुतला दलानी माई सभा पीछे लजिया। लोकगीतों के राग गुनगुनाइए ईटीवी के साथ। धुन देखिए हर शनिवार रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूंगफली खरीफ की एक प्रमुख तिलहनी फसल है और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो अभी से इसकी बुआई की तैयारी में जुटे होंगे। कृषक भाइयों, अगर आप उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करेंगे तो निश्चित ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो आप किस प्रकार से करें मूंगफली की बुआई, इसकी जानकारी दे रहे हैं ARI पटना के डॉक्टर विमल कुमार। किसान भाइयों, खरीफ तिलहनी फसल के लिए मूंगफली सबसे अच्छी फसल है और यह काफ़ी किसानों के लिए लाभप्रद है। इसकी उत्पादन और बाज़ार भाव अच्छी होने के कारण यह किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से एक बहुत ही सशक्त
फसल है। मूंगफली की खेती लगभग पूरे बिहार में की जाती है। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है और इसकी बुआई किसान भाई अभी कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य प्रभेद हैं उसमें है AK 12-24। इसकी अवधि लगभग 90 से 100 दिनों के आसपास की होती है और इसकी उत्पादन क्षमता जो है लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज आती है और तेल की मात्रा लगभग इसमें 50% के आसपास होती है। दूसरी प्रभेद जो है वो है आपको कुबेर, बहुत अच्छा प्रभेद है और इसकी भी लगभग अवधि 90 से 100 दिन के आसपास होती है। इसकी उपज क्षमता 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। तीसरी प्रभेद है वह है फूले प्रगति। इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, ये लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आती है। इसकी अवधि जो है लगभग 100 दिनों के आसपास होती है। चौथी प्रभेद जो है वह M13 है, यह भी काफ़ी अच्छी फसल है और इसके उपज क्षमता में लगभग 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आती है। इसकी अवधि लगभग किसान भाइयों के लिए लगभग 100 दिनों के आसपास होती है। अब रही बीज की मात्रा, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जो सामान्य बीज दर है उसमें लगभग 80 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का इस्तेमाल होता है। जहाँ तक खाद की मात्रा है, खाद किसान भाइयों को 10 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ये अपने खेतों में डालकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रख सकते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 25 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास होगी। स्फूर की मात्रा चूँकि ज़मीन में उपजाऊ वाली फसल है इसलिए स्फूर की मात्रा लगभग 50 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है और पोटास की मात्रा लगभग 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। सभी मात्राएं जो है खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए ताकि बाद में किसी तरह का परेशानी नहीं हो और फलन अच्छा हो सके। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। झुमका किस्मों की बुआई 30 सेंटीमीटर तथा विस्तारी एवं अर्ध विस्तारी किस्मों की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर की दूर स्थित कतारों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। झुमका किस्म में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अन्य किस्मों में लगभग 15 सेंटीमीटर रखें। इसके बाद जब फसल की बुआई आप आसानी से कर लेते हैं, दूसरी बात है खरपतवार नियंत्रण हेतु अगर पेंडीमेथिलिन का इस्तेमाल कर खरपतवार को नाश किया जा सकता है। यह सबसे उपयुक्त तीननाशक है। उसके बाद जब पौधे 25 से 30 दिन बाद बुआई के एक हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बरसात के मौसम में सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर मौसम के अनुसार बरसात नहीं हो रही हो तो बुआई के फलन के पूर्व लगभग 60 से 65 दिनों के बाद एक हल्की सिंचाई कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 30 से 35 दिनों के बाद भी एक हल्की सिंचाई होनी चाहिए। अन्यथा बरसात के मौसम में इसमें अलग से सिंचाई करने की साधारणतः आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनार के बागों में इन दिनों पुष्पन और फलन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही अनार के नए फल बाग भी बढ़वार की अवस्था में है। तो किसान भाइयों, इनसे अच्छे फल उत्पादन के लिए आप कौन कौन से समसामयिक कार्यों को अपनाएंगे, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CP पचौरी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में मानसून आ गया है और जो हमारे फल उत्पादक किसान भाई हैं जिन्होंने बगीचा अनार का लगा रखा है, तो उन किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि किसान भाई जैसे ही बरसात आती है उस समय हमें बगीचे की बहुत ज़्यादा केयर एंड मेंटेनेंस करना होता है और विशेषकर देख रेख के लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अनार में बरसात प्री मानसून होते ही एक साथ पूरा का पूरा पौधा फुटान लेता है और इसका हमारा सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी बाहर आने पर या अगली फुटान के ऊपर। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है
जैसे ही बरसात हमारी प्री मानसून हो गई है तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक अगर उसमें बोडो पेस्ट की पुताई नहीं की है तो वो किसान भाई तत्काल पौधे की छटाई करके और उसमें तने पे बोडो की पुताई कर दें, जिसमें नीला तोता और चूना लेना है और उसके द्वारा 1:1 में नीला तोता चूना बराबर लेके और उसके बाद उसको मिला के और उसकी पुताई कर दें। दूसरा किसान भाई को देना है जैसे ही बरसात होती है कि हमारे जो जितने भी भूमिगत कीड़े हैं, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, रस चूसक कीड़े हैं, ये एक साथ पौधे के ऊपर अटैक करते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है तो एक तो खेत की जुताई वगैरह करके उसको खेत को बिल्कुल खरपतवारों से विहीन कर दें या खरपतवारों को बिल्कुल नियंत्रित कर दें। दूसरा ध्यान रखना है कि COC जो आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के मान से घोल बना के और पूरे पौधे पे छिड़काव करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे। दूसरा एक ध्यान रखना है कि इसी समय पौधा फुटान लेता है तो इसमें हमें पोषण की पूर्ति क्या करनी है, क्योंकि अभी तक पूरे गर्मी के दिनों में पोषण नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि चाहे नवरूपित पौधे हों या बाहर लेने वाले पौधे, प्रत्येक पौधे पर 1 तगारी यानी 10 से 15 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद FYM लेनी है, या केंचुआ की खाद है तो 5 किलोग्राम केंचुआ की खाद लेनी है। और प्रत्येक पौधे पे कम से कम जो इफ्को उर्वरक आता है जिसमें NPK तीनों उर्वरक 12, 32, 16 रहते हैं, उसकी कम से कम 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे के मान से उसके पौधे की गुड़ाई करें, थाला बना के और पौधे में मिला दें ताकि उसके पोषण की पूर्ति हो सके। साथ ही साथ जो किसान भाई अगर बाहर ले रहे हैं, उन्होंने बाहर सेट कर रखी है, उसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अगर आपके नर फूल अगर अधिक आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो नत्रधारी उर्वरक है उसको कम से कम मात्रा में देना है और जो हमारी पोटेशियम उर्वरक है या फास्फोरस वाले धारी उर्वरक हैं उन उर्वरकों का उसमें साथ ही साथ प्रयोग करना है। साथ ही साथ पौधे के ऊपर कई किसान भाई तादाद से ज़्यादा संख्या में फल ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पौधे की उम्र के अनुसार पौधे को कितना आपने पोषण दिया है उसके अनुसार ही फलों की संख्या को सेट करें ताकि हमारा उच्च गुणवत्ता का फल प्राप्त किया जा सके। और अगर कोई दिक्कत आती है अनार के बगीचे के संबंध में तो तत्काल नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला बांका से देवेंद्र कुमार जी ने। यह बकरियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, मैं आपको आज बकरियों में गर्मी एवं गर्मी के साथ अब बरसात की शुरुआत होने वाली है, इसमें आपका कैसे बकरियों का प्रबंधन करें इस विषय पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाइयों, बकरी पालन जो है हमारे गरीब किसानों के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसके जो है छोटी होने के कारण, एक तो छोटी है और कम स्थान घेरती है, ऐसे में इसका रखरखाव जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है और अपने वज़न और अपने आकार के हिसाब से ये अधिक उपजाऊ मानी जाती है। कारण कि बकरी लगभग जो है 12 महीने में से लेकर 13 महीने में 2 बार ब्याह जाती है और ये बहुत जल्दी तैयार होती है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के 7 से 8 महीने की अवस्था में जब बकरी होती है तो गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार जो है ये कम समय में तैयार होने वाली एक नस्ल है और ख़ासकर इसमें जो बर्बरी नस्ल की जैसे हम बात करेंगे तो बर्बरी जो है किसान भाइयों आजकल देख रहे हैं कि आजकल चारों तरफ फसल लगी रहती हैं और सघन खेती हो गई है और ऐसे में जो प्रति खेत होता है या चराई का क्षेत्र होता है, ऐसे में क्षेत्रों का अभाव है। तो ऐसे में पशुपालक भाइयों आपको जो है एक स्थान पर बांधकर बकरी पालन करना चाहिए। इसके लिए बर्बरी नस्ल जो होती है बहुत ही अच्छी उपयुक्त होती है। तो इसके रखरखाव में विशेषकर आप देख रहे होंगे पशुपालक भाई कि खासकर हमारे पशुपालक भाई जो है अभी भी ज़्यादातर लोग जो है बकरियों को चराने पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है एकदम सूखा है, शुष्क है और चारे की बड़ी कमी है, तो बाहर जो है चारा उच्च क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, जिससे कि बकरियां तो किसी तरह से अपना पेट भर लेती हैं, लेकिन अगर बकरा मांस पालन के लिए कर रहे हैं तो अच्छा वजन नहीं प्राप्त करेगा, या बकरी जैसे ब्याई हुई है तो इतना आहार ग्रहण नहीं कर पाएगी,
को बच्चों को अपना दूध जो है पूरा पैदा कर सके। ऐसी कंडीशन में क्या करें कि जब बकरियां जब चर के आती हैं तो दूध देने वाली अगर प्रौढ़ मादा है तो उसको कम से कम 250 से 300 ग्राम जो है दाने की आवश्यकता होनी चाहिए। वो भी दाना जो है उच्च क्वालिटी का, उसमें प्रोटीन का मात्रा अच्छा हो, उसमें कुल पाचक पोषक तत्वों की मात्रा उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार का दाना अगर हम 250 से 300 ग्राम देते हैं तो चरने के बाद पर्याप्त मात्रा में उससे उसको बच्चों को दूध मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम उनको किन्हीं कारणों से नहीं चरा पा रहे हैं, एक स्थान पर बांध के चरा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है सूखी घास या भूसा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो एक प्रौढ़ जो मादा होती है कम से कम 30 से 35 किलोग्राम की होती हैं, तो उस हिसाब से इनको जो है 1 से 1.5 किलोग्राम भूसे में जो है आप 300 ग्राम दाना उसको मिला के अच्छी तरह से तो सानी बना दें, तो उसको खाएंगी तो उनका पेट भर जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि बच्चे जैसे हैं, तो बच्चे अगर 2-3 महीने के हो गए हैं तो उनको 100 ग्राम पर डे दाना, प्रतिदिन दाना उनको देना चाहिए। इसी प्रकार अगर बच्चे ग्रोथ रेट में हैं, जैसे 15-16 किलोग्राम के जैसे वजन प्राप्त कर रहे हों, तो उनको 300 ग्राम दाना देना चाहिए। और मार्केट के हिसाब से अगर आपके पास किसान भाइयों को सुविधा अच्छी हो तो अच्छा तैयार करने के लिए हम जो बकरे होते हैं उनको जैसे कि बधिया कर देते हैं, तो बधिया करने के बाद जो है उसको जब हम दाना जितना अच्छा क्वालिटी का देंगे और भूसा देंगे उस हिसाब से जो है और हरा चारा देंगे तो उनका जो है बहुत अच्छा वजन प्राप्त करते हैं, तो कम समय में ज़्यादा वजन प्राप्त करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जैसे गर्मी का दिन है तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अंतः एवं बाह्य परजीवी जो मतलब कि बकरियों को जैसे लगते हैं, ये जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अंतः एवं बाह्य परजीवी के लिए जो है आप समय समय पर, जैसे कि इसमें गर्मी का दिन है तो इसमें अवश्य जो है कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी कृमिनाशक दवा जो है बरसात जब समाप्त हो जाती है, अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, उस समय कृमिनाशक इनको अंतः परजीवी एवं बाह्य परजीवी के लिए देना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की सीधी बुवाई तकनीक पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।